सबूत और शवाहिद ये कहते हैं कि मीर रज़ा अली को कत्ल किया गया, मगर फिर भी सिंध पुलिस की सुई खुदकुशी पर आखिर क्यों अटकी हुई है? सिंध पुलिस इस केस को हल क्यों नहीं कर पा रही है या फिर हल करना नहीं चाहती है? बहुत से सवाल हैं। मीर रज़ा अली खान कत्ल केस अब सिर्फ कराची का एक वाक़या नहीं है, कत्ल का वाक़या नहीं है या खुदकुशी का वाक़या नहीं है, बल्कि पूरे तफ्तीशी निज़ाम पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान बन चुका है। मामला इस कदर मशकूक और गंभीर होता जा रहा है कि ज़राए के मुताबिक वालिदैन की वज़ीर आज़म से दरख्वास्त के बाद अब वफाकी हसासी इदारे ने भी इसकी तहकीकात शुरू कर दी हैं। मगर सवाल ये पैदा होता है कि आखिर सिंध पुलिस की तफ्तीश में ऐसी क्या खामियां हैं कि वफाकी इदारों को मुदाखलत करना पड़ी, मुद्दई को वज़ीर आला को ख़त लिखना पड़ा? जवाब बहुत तल्ख़ है। तफ्तीश के नाम पर शवाहिद इकट्ठे करने के बजाय विक्टिम ब्लेमिंग यानी कि मकतूल ही को कसूरवार ठहराने की कोशिश की जा रही है। मकतूल के वालिद के वकील जिब्रान नासिर ने वज़ीर आला सिंध को बाकायदा तौर पर ख़त लिखकर तफ्तीशी बेज़ाब्तगियोयों का पर्दाबिचा किया। उन्होंने साफ अल्फाज में मुतालबा किया है कि इन अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जाए जो केस का रुख मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तफ्तीश की संजीदगी का इस बात से अंदाज़ा लगाइए कि 17 अगस्त को मीर रज़ा अली की मंगेतर को फिरोज़ाबाद थाने में बुलाया गया, लेकिन वहाँ हुआ क्या? उन्हें अपना बयान रिकॉर्ड करवाने की इजाज़त नहीं दी गई और जो वो कह रही थीं उसका बैकग्राउंड, उसका पस मंज़र बताने से भी उन्हें बार बार रोक दिया जाता, इंटरप्ट कर दिया जाता। इसके बरअक्स तफ्तीशी टीम के रुकन सैयद अली रज़ा के ज़रिए सिर्फ वही मखसूस सवालात किए गए जो इस केस को ख़राब कर सकते हैं या उस डायरेक्शन में ले जा सकते हैं जहाँ पुलिस चाहती है। पुलिस अफसरान ने मकतूल की मंगेतर से ऐसे सवालात किए जिन्हें सुनकर हर शख्स हैरान रह जाएगा। उनसे ये पूछा गया कि अगर हम आपको कहें कि मीर रज़ा 8 करोड़ का मकरूज़ था तो क्या आप यकीन कर लेंगी? अगर वो मकरूज़ था तो फिर आप उसकी माली मदद कैसे किया करती थीं? और अगर आपको ये भी मालूम हो जाए कि वो वॉफ्लेक्स का मालिक नहीं था बल्कि महज एक मुलाजिम था और उसने आपको फंसाने के लिए ये झूठ बोला है, तो फिर क्या आप उससे शादी करती? ये पता चलने के बाद कि वो मकरूज़ था, क्या आपकी नज़र में मीर रज़ा एक कामयाब इंसान था या फिर नाकाम इंसान था? मीर रज़ा के वालिदैन की अलहदगी की वजह से उसकी ज़हनी सेहत क्या थी? ये वो सवालात हैं जो एक सोगवार और इंसाफ की मुंतज़िर मंगेतर से किए जा रहे हैं। इसे मीर रज़ा की ज़हनी सेहत, ऑनलाइन ट्रेडिंग, वालिदैन की अलहदगी और उसका ज़हनी असरात से मुताल्लिक़ सवालात पर वजाहत मांगी जा रही है और बाकी जो मामलात उसको पता है, उस लड़की को पता है, वो उसे बयान करने की इजाज़त ही नहीं दी जा रही। इतना सब कुछ सामने आने के बावजूद तफ्तीशी टीम ये कह रही है कि वो कत्ल की तफ्तीश कर रही है, लेकिन खुदकुशी के इम्कान को भी वो रद्द नहीं कर रहे हैं। वो दरवाज़ा भी अभी तक खुला हुआ है। आपको याद होगा पहला पोस्टमार्टम और उसके बाद दूसरा पोस्टमार्टम, कब्र कुशाई, क्या कुछ सामने आया, कितनी चीज़ें बदल गईं। लेकिन खैर खुदकुशी का नुक्ता नज़र अब भी बरकरार। दूसरी तरफ मुद्दई मुकदमा यानी मकतूल के वालिदैन ने सीधा इल्ज़ाम लगाया कि नई तफ्तीशी टीम नए शवाहिद तलाश करने के बजाय सिर्फ और सिर्फ खुदकुशी के मौक़िफ़ को बरकरार रखने पर जोर दे रही है और CCTV फुटेजेस फराम नहीं की जा रही हैं। बिज़नेस पार्टनर से लेके, दोस्तों से लेके, मंगेतर से लेके वालिदैन तक सबके सवालात हैं, सब कुछ शामिल तफ्तीश किया गया है, लेकिन तफ्तीश का रुख सिर्फ और सिर्फ खुदकुशी। ऐसा क्यों हो रहा है? टेम्परिंग का इल्ज़ाम मीर रज़ा के वालिद खुद लगा चुके हैं और कोर्ट ऑफ लॉ में क्या इस खुदकुशी को सेकंड पोस्टमार्टम के बाद इस्टेब्लिश करना इतना ही आसान होगा जितना कि पुलिस समझ रही है? जियो फेंसिंग से मुताल्लिक क्या अपडेट्स हैं? CCTV फुटेजेस मुद्दई को अब तक क्यों नहीं दी गई? सबको इन डिटेल डिस्कस करने जा रहे हैं। जिब्रान नासिर मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, मीर हुसैन अली खान के वकील हैं, मीर रज़ा के वालिद के वकील। बहुत शुक्रिया जिब्रान, थैंक यू फॉर योर टाइम। बुनियादी तौर पर इस केस को लेकर जाहिर है जो पहली तफ्तीश थी, पहली मेडिकल रिपोर्ट थी या पोस्टमार्टम था, उससे सवालात शुरू हुए और सवालात का ना थमने वाला सिलसिला अब तक जारी है। कल मीर साहब से हमारी बात हुई, वो टेम्परिंग का इल्ज़ाम लगा रहे थे। फिर आपने भी रात गए ख़त के ज़रिए सिंध हुकूमत से कहा है कि जी मामलात दुरुस्त नहीं है, इसकी निगरानी भी की जाए और फर्दर इन्वेस्टिगेट भी किया जाए इन ऑफिसर्स को भी। एग्जैक्टली आप क्या समझते हैं कि पुलिस बार बार स्क्वायर वन पे क्यों जा रही है? मतलब जिस तरह मंगेतर से सवालात हुए, खुदकुशी ही क्यों उनका पहला क्लू है? मेरे ख्याल में चूँकि वो इस बात को तस्लीम नहीं करना चाहते कि पुलिस के आला हुक्काम की दानिस्ता, मैं गफलत नहीं कहूँगा, दानिस्ता कार्रवाई की वजह से जो उन्होंने की और को हम क्रिमिनल कंडक्ट समझते हैं, जिसकी वजह से नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान हुआ है इन्वेस्टिगेशन को और बहुत की एविडेंसेस जो हैं वो अब रिकॉर्ड पे या सामने नहीं है। तो शायद वो क्लूलेस हैं कि किसने किया है, बट मैं समझता हूँ कि उनका ये जाविया भी और ये अप्रोच भी गलत है। जियो फेंसिंग है, CDR है, सेफ सिटी कैमराज हैं, आपने नए जदीद हाई पिक्सल कैमराज लगाए हैं जिसपे आप ये देख लेते हैं कि बंदे ने सीट बेल्ट पहनी कि नहीं और चलान कर देते हैं, वो मोबाइल इस्तेमाल कर रहा है कि नहीं। फेशियल रिकग्निशन के सॉफ्टवेयर हैं। आपने कभी अपने नई रियासत को अपनी रिट स्टैब्लिश करने के लिए किसी के ऊपर FIR करनी हो तो वो एक जलसे या मजमे के अंदर 400-500 लोगों को भी शनाख्त कर लेते हैं और उनकी फेशियल रिकग्निशन कर लेते हैं। तो मैं समझ नहीं पा रहा कि जो CCTVs मीडिया के तवज्जो से सामने आ रही हैं कि वहाँ पे एक मोबाइल मशकूक नज़र आ रही है
वहां पे एक वाइट ऑल्टो जो है मुस्तकिल गश्त करते इलाके में 1-2 दिन नजर आ रही है, उसी जगह पे जहां से गायब हुआ मीर रजा, फिर बाद में उसकी बॉडी मिली, और एक मोटरसाइकिल के इन लोगों की मालूमात आप क्यों नहीं ले सके? और शायद इसीलिए सुसाइड की तरफ आप ले जाना उनके लिए बेहतर है कि वो इस चीज को दफन कर सकें और जो गफलत है उसके ऊपर पर्दा डाल सकें, और जो मुजरमाना कार्रवाई है, जो इकदाम है पिछली इन्वेस्टिगेशन टीम के जिसमें सीनियर हुकाम शामिल हैं उन पे, और देखिए ये जो पहली गफलत थी ना, इसकी ओनरशिप बहुत सीनियर लेवल तक ली गई, यहाँ तक कि होम मिनिस्टर साहब ने भी जो है वो पुलिस के हक में खड़े हो गए और पुलिस सर्जन के ऊपर तनकीद की। तो मेरे ख्याल में किसी भी नौजवान शख्स की शहरी की मौत, उसका ताल्लुक किसी भी शहर से हो, वो जब तक पाकिस्तान का शहरी है उसके आगे ईगो को या किसी जिद को जो है तरजीह नहीं देनी चाहिए, और इंसाफ को और ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन को आपको तरजीह देनी चाहिए। अच्छा, इसमें डेफिनेटली जो फ्री एंड फेयर ट्रायल है उसका सबको हक हासिल है। आपने कहा कि क्रिमिनल नेग्लिजेंस है, पिछली टीम की भी है और शायद अगली टीम उसको कंटिन्यू कर रही है या किसी ना किसी तरीके से पुराने ट्रेल्स को जो है वो कवर करने की कोशिश कर रही है। हमारे यहाँ कॉन्स्पिरेसीज भी बिल्डअप होती हैं, आपको पता है कि सोशल मीडिया से लेकर हर जगह लोग अपनी कमेंट्री भी कर रहे होते हैं। आप इस सारी बातों को महज सीसीटीवी फुटेजेस या जो नेग्लिजेंस है उसके पैटर्न को देखते हुए कह रहे हैं, या आप बाकायदा तौर पर समझते हैं कि आपके हाथ कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है, ऐसे मामलात हैं, शवाहिद हैं कि जिससे आप इस चीज़ को इस्टेब्लिश कर सकते हैं द कोर्ट ऑफ लॉ कि ये डेफिनेटली क्रिमिनल नेग्लिजेंस है और ये जानबूझ कर करें पुलिस अफसरान? देखिए, सीएसयू 24 घंटे तक नहीं पहुंची, ये तो आपको बता दिया ना। सीसीटीवी ने मस्जिद की जो बैक साइड पे लगा हुआ है, उनके प्रोटोकॉल के तहत उनको 15 मिनट में पहुंचना है। उन्होंने फिंगरप्रिंट्स देखने हैं, उन्होंने वायलेंस के मार्क्स देखने हैं, उन्होंने फाइबर्स कपड़ों के लेने हैं, उन्होंने वहां से बाल इकट्ठे करने हैं, उन्होंने वहाँ पे सॉइल इकट्ठी करनी है, उन्होंने वहाँ पे फुटप्रिंट्स के निशान लेने हैं। ये सब तो बर्बाद कर दिया ना आपने 24 घंटे के अंदर। बॉडी भी आपने मूव कर दी। किसने कहा सीएसयू के वहां ना पहुंचे? किसने कहा कि 1 घंटे बाद वहां पे पुलिस पहुंचे और बगैर फोरेंसिक के बॉडी मूव करा दे? उसके बाद किसने जो है मखसूस जगहों की सीसीटीवी और डीवीआर हासिल की, और बाकी तमाम जो कैमरास थे उनकी डीवीआर को ओवरराइड होने दिया, या अगर ले भी लिया है तो अब वो पुलिस के रिकॉर्ड के अंदर मिल नहीं रहा, जो कि हम 1 हफ्ते से सीपीएलसी से मांग रहे हैं और हमें कहा जा रहा है कल देंगे कल देंगे कल देंगे कल देंगे, मगर वो नहीं आ रहा है। किसके कहने के ऊपर जो है ये अभी तक शनाख्त नहीं मालूम की जा रही है, एक वाइट ऑल्टो की और एक मोटरसाइकिल की। इतना बड़ा मुअम्मा ये नहीं होना चाहिए। किसके कहने पे जी ये तशरीह की गई? सीने पे गोली लगी है। आप सर कितने केसेस कराची में कवर कर चुके हैं? कितनी ही लातादाद टारगेट किलिंग्स इस शहर के अंदर हुई हैं, पॉलिटिकल किलिंग्स इस शहर के अंदर हुई हैं, जहां सामने सीने पे गोलियां मारी हैं, सर पे गोली मारी हैं। तो क्या सामने से आने वाली हर गोली खुदकुशी होती है? तो अगर ये एक नेकेड आए से गलती हो भी गई थी पहले एमएलओ की, और उसने कहा कि मेरे ख्याल में गोली सामने से आई है, उसके पास कोई उसने एक्सरे नहीं किया था बॉडी का, उसने तफसील से एग्जामिनेशन भी नहीं किया था, उसकी रिपोर्ट बता रही है। तो जब अगर आपने ये मान भी लिया कि गोली सामने से आई थी, तो आपने डायरेक्ट तशरीह कैसे निकाली कि खुदकुशी है? कि आपको मौके पे बंदूक मिली थी? आपको तो 9 दिन तक खोल नहीं मिला। आपने क्राइम सीन को आग लगा दी। किसके कहने पे आपने क्राइम सीन को आग लगाई? कि वहां से कोई शवाहिद मिल भी सकते थे, फोरेंसिक तो ना मिले, और फिर खोल वहां से नहीं मिला जहां आग लगाई, उसके 2 फीट 3 फीट दूर से मिला, जहां घास और कचरा सब नॉर्मल पड़ा हुआ है, यानी कि वो वैसे ही मिल सकता था। तो आप मुझे बताइए, 22 दिन गुजरने के बाद, जहां चीफ मिनिस्टर साहब एक केस के ऊपर तबसरा कर चुके हों, होम मिनिस्टर साहब बार बार कर चुके हों, आईजी साहब हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर रहे हों, और आपको यही नहीं पता चल रहा कि कातिल कौन है, वहां कौन मौजूद था। मीर रजा जो है उसकी तमाम सोशल मीडिया एप्स डिलीट कर दी गई, ये पिछली प्रीवियस टीम ने बताया, मगर ये तो नहीं बताया कि उसका आईपीडीआर, उसका इंटरनेट प्रोटोकॉल डेटा रिकॉर्ड ये साबित करता है कि वो आई मैसेजेस के जरिए किसी से राब्ते में था। उसको एप्पल मैप्स, गूगल मैप्स नहीं, एप्पल मैप्स का एक लिंक भी आया कि उस लोकेशन के ऊपर आना है, जिसको शायद वो फॉलो कर रहा था। तो ये चीजें क्यों सामने नहीं आ रही? समझते हैं कि इसमें जो आपने आई मैसेज का जिक्र किया, तो इसमें 8 दिन तक वो, क्योंकि जो आई वॉच है, एप्पल वॉच है, वो बुनियादी तौर पर घूमती रही, उसकी कस्टडी को लेकर, चेन ऑफ कस्टडी को लेकर मामलात रहे। आप समझते हैं इस बीच भी टेम्परिंग का बहुत ज़्यादा खतरा है, नुकसान है, तभी आपने कहा था कि पंजाब भेजा जाए फॉरेंसिक लैब की तरफ, एनसीसीआई को ना दें? सर, पहली चीज तो ये कि स्मार्ट वॉच आपको ये बताती है कि 31 जुलाई को वहाँ पे नोटिफिकेशन आया कि किसी थर्ड वेब ब्राउजर से, यानी कि आप जो नॉर्मली मीर रजा साहब यूज करते हैं डिवाइसेस, वहां से नहीं, किसी अननोन वेब ब्राउजर से आपके आई क्लाउड के अंदर लॉग इन कर लिया गया है। आज तक तफ्तीशी टीम ने मालूम करने की कोशिश की वो कौन था जिसके पास इसकी डेथ के बाद पासवर्ड आ गया, चूंकि ना वो फैमिली के पास है ना मंगेतर के पास है। वो थर्ड पर्सन कौन है जिसके पास इतनी इंटीमेट इन्फॉर्मेशन थी, और वो क्यों इसके आई क्लाउड में एंटर किया? क्या कोई डेटा चीजें डिलीट करने के लिए? और जब हमने 12 तारीख को उस बात का खुलासा किया, 11 तारीख को मीडिया के सामने, कि जी वो अनऑफिशियली घूम रही है स्मार्ट वॉच, उसका कोई मेमो नहीं बनाया गया, तो अगले दिन हमें पुलिस फाइल में 31 जुलाई का मेमो दिखाया गया वॉच का, जिसमें मैंने सवाल किया कि जी वॉच आपने किससे ली थी? उन्होंने कहा जी बहन वालिदैन से ली थी, फैमिली वालों से ली थी। मैंने कहा वहीं पे वालिदैन सब फैमिली वाले मौजूद थे, और भी रिश्तेदार मौजूद होंगे, आप स्वयं के बिल्कुल बाद गए थे? कहते जी बिल्कुल गए थे। तो मैं कहा फिर मेमो के गवाह पुलिस वाले क्यों है?
वो लोग क्यों नहीं जिनसे आपने मकबूली की है, वो लोग क्यों नहीं जिनसे आपने ये सीजर किया है? फैमिली को आप बनाएंगे, प्राइवेट विटनेसेस को बनाएंगे। ये कब से हो गया? आप पुलिस वालों को वहां बनाते हैं, कहीं बियाबान वीराने के अंदर आपको कोई एविडेंस मिला और कोई खड़ा नहीं है शख्स, तो आप पुलिस वालों को ही गवाह बना लेते हैं। तो यानी कि आपने वो भी बैकडेट के अंदर जाके मेमो बनाया। तो अब बात यही है जी कि पुलिस की साख पुलिस को लगता है अपने आप को, अपने पहले झूठ को सच साबित करके शायद सामने आए। शायद ये आला हुकाम की कहीं सोच अगर है तो बहुत मनफी सोच है, इसको बिल्कुल तब्दील करने की होने की जरूरत है। मेरे ख्याल में पुलिस की साख तब बहाल होगी, कॉन्फिडेंस लोगों का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पे, पुलिसिंग सिस्टम पे तब बहाल होगा जब आप असल कातिलों को हथकड़ी बना के सामने ले आएंगे लोगों के, ठीक है। और उसके बाद फिर ये नॉर्मल रूटीन में ट्रायल चलना शुरू हो जाएगा। ये फैमिली का बार बार मीडिया से राब्ता, ये कराची के नौजवानों का बार बार सड़कों के ऊपर आना, ये आप लोगों का इस केस को इतनी बारीकी से देना, क्योंकि आप सबको पता है ना कि इसको खामखा क्यों मुअम्मा बनाया हुआ है, किसको छुपा रहे हैं, नहीं बता रहे हैं मगर किसी को छुपा रहे हैं। मैंने कल मीर साहब से भी ये सवाल किया था, रज़ा के वालिद से, कि बुनियादी तौर पे ज़ाहिर है हम उनसे मुसलसल राब्ते में रहे हैं मुख्तलिफ़ मौक़ों पे। सोएम वाले दिन हमने उनसे पूछा कि कोई कर्ज़ का मामला है, क्रिप्टो का मामला है। डेफिनेटली वो एक स्टेट ऑफ शॉक में भी थे, ग्रीफ से भी गुजर रहे थे, उन्होंने उन सारी चीज़ों को डिनाई किया। लेकिन एक सवाल जिसका जवाब उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली खुल के दिया, वो कहते हैं कि मैं जो फिरोज़ाबाद थाने के SHO हैं, वो जो टीम काम कर रही है उस पर मुतमईन हूँ। बाद में खैर ज़ाहिर है उसमें बहुत सारे सवालात उठे, सुमैया सैयद साहिबा की सूरत और बाकी लोगों ने कॉन्ट्रीब्यूट किया। अब दूसरी टीम को लेकर भी उनके खदशात हैं और जाहिर है वो टेम्परिंग का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। आप नहीं समझते कि DNA पहल नहीं हुआ? उन्होंने लाश को शनाख्त किया, लाश का चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था, DNA नहीं हुआ, उन्होंने नहीं कहा कि इसको DNA के ज़रिए फौरी तौर पर मेक श्योर करें, हमें लग रहा है रज़ा लेकिन आप साइंटिफिक बुनियादों पे करें। उनका बयान नहीं हुआ। आप नहीं समझते कि यहाँ पर थोड़ी सी नेग्लिजेंस होती रही, या आम शहरी उमूमन वाकिफ़ नहीं होता मामलात से, बारीकियों से? इन चीज़ों ने भी केस को ख़राब किया है, इसके डिले ने? सर, आपके घर में कितने लोग वाकिफ हैं कि CRPC का 161 के क्या मायने हैं और 161 का नोटिस किस दफा में आता है और FIR का बयान 154 का बयान होता है, ये किसी को पता है? आप जब फिल्म या ड्रामा देखते हैं ना, एक आम फहम शख्स, उसको होता है कि FIR हुई है, FIR के बाद अगला सीन होता है आप अदालत में खड़े हैं और गवाही दे रहे हैं कि मैं जो कहूंगा सच कहूंगा, और तीसरा सीन होता है कि मुल्जिम को या बरी कर दिया है, सजा दे दी। लोगों के जहनों में तो क्रिमिनल ट्रायल ये है, उनको क्या पता कि एक एक चीज जो आपसे ली जाती है उसकी फर्द बनाई जाती है, उसकी अलग से उसको एविडेंस को सील किया जाता है, उस सील के ऊपर भी आपके सिग्नेचर लिए जाते हैं। एक चेन ऑफ कस्टडी होती है कि कहां से एक चीज दूसरी जगह मूव हुई, उसको किस किसने खोला और एक्सेस किया। आप जब जब कोई चीज पुलिस को बताएंगे तो ज़बानी नहीं बताएंगे, वो उसको बयान के अंदर नोट करेंगे, बेशक वो ज़मीनियां बनाते रहे मगर उसके अंदर एक्सटेंड करते रहेंगे। आप अगर पहली इन्वेस्टिगेशन टीम वाकये के बाद जब वो 9 तारीख को उनको रिजॉल्व किया गया और फिर 13 अगस्त को जाके नई टीम ने अपने बनने के 5वें दिन बाद जाके मुद्दई का बयान लिया, तो आप मुझे बताइए कि 16 दिन तक आप किसके बयान की बुनियाद के ऊपर कोई भी तफ्तीश कर रहे थे? क्योंकि मुद्दई का बयान तो आपकी फाइल में ही नहीं था। तो आप अगर किसी पे शक कर रहे थे तो मफरूजों पे कर रहे थे, आप अगर किसी मामले को देख रहे थे तो मफरूजों पे देख रहे थे, क्योंकि आपके पास तो ऑफिशियली फाइल पे कुछ था ही नहीं सिवाय इसके जो 4 लाइनों की FIR थी कि जी हमारा बेटा घर से गया और हमें लग रहा है किसी ने अगवा कर लिया। बाकी तो कुछ आपके पास नहीं था। आप तो सिर्फ मीडिया को निकाल के CCTV देख रहे थे, तो कौन सी CCTV देखनी है? अच्छा, इसमें CCTV को लेकर भी बुनियादी तौर पे जिब्रान साहब, जब हम CCTV देखते हैं, आप या हम कोई भी जो सोशल मीडिया भी यूज़ करता है अमूमन या वीडियो से रिलेटेड कोई भी मवाद को देखता है, हम उसको हमेशा रिवर्स करते हैं कि ठीक है एक फ्रेम में एक शख्स नज़र आ रहा है, गुलिस्तान जौहर में मौजूद है, उसको रिवर्स करते हैं कि उसका एंट्री पॉइंट क्या है, किस टाइम पे आ रहा है, उस टाइम के बीच में कितने लोग वहाँ से मूव कर रहे हैं। कल मैंने रज़ा के वाले से पूछा भी कि शुरू में CCTV फुटेजेस महज चंद सेकंड्स की थी, अब ये घंटों पर मुहित CCTV फुटेज आना शुरू हो गई हैं। इसकी क्या बुनियादी वजह है? ये CCTV फुटेजेस मीडिया के ज़रिए दोबारा केस को खुदकुशी की तरफ ले जाने के लिए है, या आप समझते हैं कि जो चीज़ें अब रह गई जैसे जियो फेंसिंग है, दीगर मामलात हैं जो कि अभी भी हो सकती हैं, उन पे पर्दा डालने के लिए, उनको फर्दर डिले करने के लिए है, या उस नए एंगल को इंट्रोड्यूस कराने के लिए? सर, फिलहाल तो जो हमें लग रहा है कि जो घंटों घंटों की CCTVs दिखाई गई हैं फैमिली को, उनको बहलाने के लिए दिखाई गई, जो कि हमको जब कहते हैं कि भाई हमें इस कैमरे की नहीं देखनी, यहाँ तक तो हमें पता है कि रज़ा कब पहुंचा, इसके आगे कहाँ गया वो कैमरा दिखा दीजिए, तो कहते हैं अरे वो फुटेज तो लिया नहीं, अरे वो फुटेज आ रहा है। बाकायदा ये हुआ कि एक पुलिस वाले साहब को फ़ोन किया गया जिनकी तहवील में DVRs हैं, दोपहर के 3 या 4 बजे CPLC में बैठ के और 8 बजे तक इंतजार करते रहे, और वो कराची के एक शहर में फिरोजाबाद से गवर्नर हाउस तक ना पहुंच सके और फिर खानदान उठ के थक के चला गया। देखिए जो कुछ हो रहा है इस केस में, अब मैं डेली की बुनियाद पे हर एक घंटे की अगर आपको अपडेट देना शुरू कर दूं, इट विल बिकम वेरी एम्बैरेसिंग फॉर द गवर्नमेंट। मैंने कल भी जो खत लिखा है फैमिली की इंस्ट्रक्शंस पे, हमने क्या कहा है कि CM साहब आप आखिरी उम्मीद है, आपसे भरोसा है, यू आर द हाईएस्ट ऑफिस ऑफ द लैंड, चीफ एग्जीक्यूटिव हैं आप। अगर आप भी अपनी निगरानी के अंदर ट्रांसपेरेंसी इंश्योर नहीं कर सकते तो फिर हम सारे कुल पढ़ लें क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के ऊपर, यही कर सकते हैं ना जी।
और तो कुछ नहीं कर सकते। आपके इस खत के हमने तो कोई अननेसेसरी प्रेशर नहीं डाला और हमने ये भी नहीं कहा कि इस मौजूदा टीम को फौरन चेंज कीजिए। हम कहते हैं मौजूदा टीम पे अगर कोई प्रेशर है पॉलिटिकल तो उसको हटाइए और इनको सही सिमत में जाने की इजाजत दीजिए कि शायद ये सही सिमत में जाना चाह रहे हो मगर इनको जाने ना दिया जा रहा हो। तो देखिए आप सबने देख लिया मीडिया के ऊपर वो कैमरा जहां पे 29 की रात आपको नजर आ रहा है, नर्सरी भी नजर आ रही है, नर्सरी के आगे सड़क भी नजर आ रही है, उस सड़क के ऊपर रिक्शे भी नजर आ रहे हैं, उस सड़क के ऊपर मोबाइल भी नजर आ रही है। ये वही मकाम है जहां पे 4:38 पे रजा गुजरा है रेंटा कार की शॉप को पार करने के बाद, मगर उसी मकाम का 4:38 का जो फुटेज है 28 तारीख का सुबह के 4:38 का, वो हमें नहीं दिखाया जा रहा। रेंटा कार के बाद जब वो उस फ्रेम में आता है, मस्जिद वाले फ्रेम में चल के, वो नहीं दिखाया जा रहा। आप उसका आगे दिखा देते हैं, उसका पीछा दिखा देते हैं, उसका अगला दिन दिखा देते हैं, उसके 2 दिन पहले दिखा देते हैं। मुझे बताइए कोई आम फहम इंसान इसको बदनीयती नहीं समझेगा, तो बदयांती नहीं समझेगा, तो क्या समझेगा? लास्टली मैं आपसे जिब्रान ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपने जब कल खत लिखा है तो उसके बाद कोई फॉर्मल इनफॉर्मल कम्युनिकेशन स्टैब्लिश होगी, और दूसरा अगर इसी में आप ऐड करके बता सकें कि जो इन्वेस्टिगेशन टीम है वो मुद्दई से राब्ते में है, उनको ब्रीफ करती है, ठीक है सही गलत तफ्तीश जो भी कर रही है, कम्युनिकेशन का चैनल वहाँ पर इस्टेब्लिश है या वहाँ पर भी एक टोटल ब्लैकआउट है जैसे मीडिया के लिए है पुलिस की तरफ से? नहीं जी, एक व्हाट्सएप ग्रुप है जहाँ पे हमारी जो एक्चुअल क्यूरीज होती हैं रिगार्डिंग द केस, एक्चुअल जो हमारी क्यूरीज होती हैं 12-12 घंटे 24-24 घंटे उनको एड्रेस नहीं किया जाता। हाँ, ये कोई पैगाम आ जाता है हर दूसरे दिन कि जी फलाना टाइम मीटिंग पे आ जाएं या ये चीज़ हम देख रहे हैं तो इसके लिए आप इस जगह पे आ जाएं, बट आर क्यूरीज आर नॉट बीइंग एड्रेस्ड। और ये भी मुझे आज सुबह हमने देखा मीडिया के ऊपर कि जो पहले एमएल थे डॉक्टर उसामा साहब, उनको 5 घंटे कल पुलिस लेके बैठी है तफ्तीश के अंदर। अच्छी बात है जी, उनकी आप तफ्तीश कर रहे हैं, पता कीजिए क्या रीजंस थे, वो जेन्युइन गुड फेथ के अंदर उनसे लैब सबमिशन हो गया, गफलत थी या किसी का दबाव था कि नहीं। मगर आप एसएसपी समीउल्लाह सुमरो को कब बुलाएंगे इंटरोगेशन के लिए? आप एसएसपी जुबैर साहब को कब बुलाएंगे? आप उस्मान सदुसई को सबको कब बुलाएंगे? आप एसएचओ फिरोजाबाद को कब बुलाएंगे? आप एसआईओ शबीर लगारी साहब को कब बुलाएंगे? आपने इनको तो अभी तक नहीं बुलाया। आप सीएसयू के एसएसपी को कब बुलाएंगे कि किससे कहने पे सीएसयू नहीं पहुंची थी? तो 201 के अंदर आपने उसी एमएलओ का पीछा नहीं छोड़ना है और उससे किसी तरीके से बुलवाना है कि तुम जो अब ये कह रहे हो कि ये किसी भी तरीके से सुसाइड नहीं हो सकती और गोली पीछे से लगी और तुम जो रिवर्स कर रहे हो अपनी फाइंडिंग्स, तो क्या दबाव डालना चाह रहे हैं उसके ऊपर? मतलब कि अगर ये बैठ के इस वक्त मंतकें या तुक्के लगा रही है इन्वेस्टिगेशन टीम, एंड आई एम बीइंग वेरी ब्लंट, कि जी केमिकल रिपोर्ट में आया है कि जो गन पाउडर रेजिड्यू है वो शर्ट की बैक साइड पे ज्यादा है, इसलिए हर हद तक ये इम्कान है, बल्कि यही चीज साबित हुई है कि बुलेट जो है वो पीछे से लगी, तभी इसने शर्ट के ऊपर ज्यादा गन शॉट रेजिड्यू छोड़ा और फ्रंट पे कम है जहां से वो पार हुई। ये रिपोर्ट आपने भी देखी है जी। अब अगर इस थ्योरी के ऊपर चल रही है पुलिस इन्वेस्टिगेशन टीम, जहां पे सीनियर ऑफिसर्स, वेरी सीनियर ऑफिसर्स हैं पुलिस फोर्स के, सिंध पुलिस फोर्स के, कि यार ये शर्ट तो तय करके बैग में डाली होगी ना, तो हो सकता है फ्रंट का गन पाउडर पीछे पे आ गया हो। ये मैं आपको कोट एंड कोट बता रहा हूं। आई एम बीइंग वेरी ब्लंट हियर। There is nothing to hide. Why should we hide? For whom should we hide? हम तो किसी को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे और ना हम करेंगे। आप अगर कानून फॉलो नहीं करेंगे, आप अगर नेग्लिजेंस बरतेंगे, आप अगर मेलाफाइडे शो करेंगे, whoever so be it in this land, कोई भी ऑफिस होल्डर हो, we will expose them and we will take them to the court of law. बहुत शुक्रिया, थैंक यू जिब्रान आसिफ से टाइम। यकीनी तौर पर सवालात बहुत हैं और इन सवालों के जवाब पुलिस ने अपनी तफ्तीश के जरिए तलाश करने हैं, लेकिन तफ्तीश को लेकर खुद बहुत सारे सवालात हैं और उन सवालों के जवाब भी पुलिस नहीं दे पा रही है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।